आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। झारखंड ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आज जो हम लोग की क्लास होगी वो झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और यह वीडियो जो है ये झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक इंट्रोडक्शन मात्र होगा। इसके बाद के जितने भी वीडियोस होंगे वो टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज पढ़े थे, सेम टू सेम हम लोग अर्थव्यवस्था में भी टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। यह वीडियो आपका जीएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीच बीच में एमसीक्यू सेशंस भी लाए जाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट झारखंड की इकोनॉमिक्स, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की हिस्ट्री और झारखंड की पॉलिटी, साथ ही साथ कला एवं संस्कृति और जनजातीय, इन सभी का एक सेपरेट टॉपिक रहेगा आपका एमसीक्यू का, जिसमें से 2 से 3 किताब जो आपका मार्केट में सबसे अच्छी किताबें हैं उन सभी का एमसीक्यू आपको बुक वाइज आपको करा दिया जाएगा। एक एमसीक्यू का जो वीडियो होगा वो लगभग 3 से 4 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन उसमें आपका संपूर्ण सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब कि एक संपूर्ण टॉपिक जैसे कि झारखंड की ज्योग्राफी अगर होगी तो उसमें पूरा का पूरा झारखंड ज्योग्राफी का एमसीक्यू ख़त्म किया जाएगा। मतलब सभी टॉपिक को जो झारखंड के ज्योग्राफी से संबंधित है उनको एक जगह रख के, साथ ही साथ उन टॉपिक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे ये टॉपिक वाइज वीडियोस जो अभी अपलोड हो रहे हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू वीडियोस, इन सभी को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको इसके अलावा और भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जहाँ पे कंसेप्ट होगा वहाँ पे कंसेप्ट बताई जाएगी और जहाँ पे चीज़ें याद करनी होगी वहाँ पे आपको कनेक्शंस और आपको ऑब्जर्वेशंस के जरिए याद किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो झारखंड की इकोनॉमिक्स का। तो झारखंड में देश के कुल खनिज का 40% भंडार है। आप ये डेटा याद रखिएगा कि 40% भंडार, जब भी पढ़े आप इतना पढ़िएगा 40% भंडार है। और झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है क्योंकि देश का 40% भंडार अगर सिर्फ झारखंड में है, इसका मतलब बाकी के जो 27 राज्य है उनमें जो रेस्ट 60% है वो 60% खनिज जो है वो बाकी के 27 राज्य में है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खनिज का भंडार जो है वो हमारे झारखंड में है, तो जिसके कारण झारखंड को रत्नगर्भा कहा गया है। साथ ही साथ इसको भारत का रूर भी कहते हैं। भारत का रूर इसलिए कहते हैं, रूर जो है वो जर्मनी का एक जगह है, मतलब जर्मनी का एक प्रांत है जहाँ पे जर्मनी का अधिकांश खनिज इसी रूर नामक जगह पे प्राप्त होता है। तो इसी तरह से भारत का जो अधिकांश खनिज जो है वो झारखंड में पाया जाता है, इसलिए भारत के झारखंड को जर्मनी के रूर से कंपेरिजन किया गया है, इसलिए झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसे भारत का रूर क्यों कहा जाता है। और अगर भारतीय खनन ब्यूरो की बात करें तो इनके अनुसार झारखंड में 58 प्रकार की खनिज पाई जाती है। और चूंकि यहाँ पे खनिज पाई जाती है तो यहाँ पे उद्योग भी स्थापित होंगे, और उद्योग स्थापित होंगे तो यहाँ पे शहर बनेंगे। तो झारखंड में मुख्यतः 4 औद्योगिक शहर हैं, जैसे कि जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद। और ये औद्योगिक शहर होने के कारण ये झारखंड का सबसे डेवलप्ड शहरों में से गिना जाता है। जमशेदपुर टाटा के कारण, रांची एचईसी के कारण फेमस हुआ, बोकारो सेल के कारण, और धनबाद जो है वो बीसीसीएल के कारण। तो आपको अभी इन उद्योगों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। इसके उद्योगों के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें हम लोग सभी प्रकार के उद्योगों को अलग अलग से ठीक से पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि 40% रत्नगर्भा और भारत का रूर। अब देश का प्रथम जो उर्वरक कारखाना स्थापित की जाती है वो सिंदरी में स्थापित की जाती है, जो कि धनबाद जिले में है। अगर लौह इस्पात उद्योग की बात करें, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग तो वो जमशेदपुर में बनाया गया था। और एशिया का सबसे बड़ी कोलवासी की बात करें तो ये पीपरवार, जो कि चतरा में है, चतरा जिला में है। तो पीपरवार आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पीपरवार ऑप्शन में ना मिल करके करगाली मिल जाए, तो उस समय आप लोग करगाली आंसर करिएगा। अगर ऑप्शन में पीपरवार नहीं है तो आंसर करगाली दीजिएगा। लेकिन अगर पीपरवार और करगाली जो है वो बोकारो में है, और अगर दोनों ही ऑप्शन में रहे पीपरवार और करगाली, तो उस स्थिति में आप आंसर जो है पीपरवार को टिक करिएगा। सबसे बड़ी तो हो गई, और
अगर प्रथम कोलवासरी की बात की जाए तो घाटो जो कि रामगढ़ में अवस्थित है, और प्रथम मीथेन गैस कुआं जो है वो पर्वतपुर है जो कि बोकारो में अवस्थित है। तो देश की प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में है, इसे आप लोग कैसे याद रखिएगा उसे समझिए। उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? मिट्टी में डालने के लिए, ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाए और फिर अच्छे फसल तैयार हो। और झारखंड में जो अधिकांश मृदा है वो किस प्रकार की है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में। और सिंदरी से आप समझ लीजिए सिंदूर, सिंदूर का रंग भी क्या होता है? लाल। तो इस तरह से आप कनेक्शन बैठा के याद रख सकते हैं। उर्वरक का उपयोग हम लोग पेड़ पौधों के लिए मिट्टी में करते हैं, और मिट्टी का रंग जो है झारखंड में ज़्यादातर क्या है? लाल। और सिंदूर भी कैसा रंग का है? लाल रंग का। तो सिंदूर से हो गया सिंदरी जो कि आपका धनबाद में है। लो इस्पात उद्योग को अलग से याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वैसे ही रह जाएगा जमशेदपुर। सबसे बड़ी कोलवासरी तो पीपरवार जो कि चतरा में है। अगर ऑप्शन में पीपरवार ना रहे तो आंसर क्या होगा? करगाली। और अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आंसर होगा पीपरवार। और प्रथम कोलवासरी जो है घाटू रामगढ़ में है, और प्रथम मीथेन गैस कुआं वो जो है पर्वतपुर में है। भारत में आधुनिक रूप से लो इस्पात तैयार करने का जो प्रथम प्रयास किया गया था 1779 में प्रयास किया गया था धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर। तो आपको सिर्फ ये डेट याद रखना है कि प्रथम लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास कहाँ पे किया गया था? झरिया पे किया गया था जो कि धनबाद है। हालांकि यह प्रयास जो है यह एक असफल प्रयास था, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ है? जमशेदपुर पर। और ये झरिया में स्टार्ट किया गया था 1779, लेकिन ये एक फेल मॉडल था, इसलिए प्रथम में आपका झरिया नहीं है। सक्सेसफुल मॉडल जो है वो आपका जमशेदपुर में हुआ। अब आपका आता है कि झारखंड में मुख्यतः खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हुई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि झारखंड में देश का 40% खनिज जो है भंडारित है। तो यहाँ पे टाटा आयरन स्टील कंपनी जो कि टिस्को, अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो टिस्को जैसे, और फिर है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, शॉर्ट में अगर देखें तो टेल्को, और हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, इसे उद्योगों का उद्योग कहा जाता है, जिसे हम लोग उद्योग वाले चैप्टर में इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है वो आपका जमशेदपुर में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी ये भी आपका जमशेदपुर में है, और हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये रांची में है। एक एक उद्योग जो है ये एक एक शहर बसाया है, तो इन्हें हम लोग उद्योग वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। राज्य में लो एस्क, मैग्नीज, कोयला, डोलोमाइट इनकी बहुलता है, और जिसके कारण लो एस्क उद्योगों का विकास हुआ है। और इन खनिजों को हम लोग झारखंड के खनिज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद का वीडियो होगा। झारखंड में आपका तांबा, गंधक मतलब सल्फर, एस्बेस्टस हम लोग छतों में यूज करते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। अवरक, यूरेनियम, ये खनिज पाए जाते हैं, और इन खनिजों के कारण झारखंड में तांबा उद्योग, विद्युत संयंत्र उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग का विकास संभव हो पाया है। झारखंड राज्य में परिवहन एवं संचार साधनों के लिए सड़क, रेल और वायुमार्ग का विकास हुआ है। यहाँ पे आपका जल मार्ग का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि राज्य का अधिकांश हिस्सा जो है वो पठारी है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ जो है नौकागम्य नहीं है। लेकिन एकमात्र नदी जो है मयूराक्षी नदी, जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्षा के दिनों में ही नौकागम्य होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यही है कि झारखंड में जल मार्ग का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि झारखंड जो है एक पठारी क्षेत्र है, और यहाँ की नदियाँ जो है वो बारहमासी भी नहीं होती है। अगर यहाँ पे मयूराक्षी नदी जो है एकमात्र नौकागम्य नदी है, और इसका उद्गम स्थल जो है वो त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है, और इसका मुहाना जो है हुगली नदी है, और इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है। इसका हम लोग नदी वाले चैप्टर में पढ़े थे।
बराकर नदी की बात करें तो बराकर नदी 225 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि आपका हजारीबाग के पदमा से निकलती है। आप लोग नदी वाला चैप्टर ज़रूर देख लीजिएगा। नदी वाला चैप्टर आपका 2 वीडियो में है। एक में आपकी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं और एक में आपकी दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ जो है भाग 1 में है और उत्तरवर्ती नदियों के बारे में भाग 2 में बताया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। राज्य में वनों की प्रचुरता है, जिसके कारण यहाँ पे लकड़ी उद्योग, कागज़ उद्योग एवं लुगदी उद्योग तथा लाह उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सभी उद्योगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। झारखंड में ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला और जल की उपलब्धता है और इसके कारण यहाँ पे अनेक थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट का विकास हुआ है, जिन्हें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग जियोग्राफी में भी इनको देख चुके हैं। राज्य की जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है वह 2735 मेगावाट है और दामोदर नदी घाटी परियोजना से हम लोग याद किए थे 2127 मेगावाट, तो हम लोग इसको अप्रॉक्स याद किए थे 2150 मेगावाट, जिसमें से 2000 मेगावाट जो है वो ताप विद्युत केंद्र में मतलब कि थर्मल पावर प्लांट में और 147.2 मेगावाट जो है वह है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मतलब जल विद्युत केंद्र में। और स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की क्षमता जो है 130 मेगावाट है। इसी प्रकार से जितने भी थर्मल पावर प्लांट और वाटर हाइड्रो पावर प्लांट है उन सभी की क्षमता को अगर मिला दें तो टोटल जो होती है झारखंड में कुल विद्युत क्षमता जो है वो 2735 मेगावाट की है। तो इस प्रकार से एक वीडियो जो है आपका झारखंड का खनिज से होगा, एक वीडियो जो है उद्योग पे होगा और एक जो है आपका पावर प्लांट पे होगा। तो इस तरह के वीडियो आपके आएंगे। अगर विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है उसका जो स्वामित्व है उसकी बात करें तो 55% केंद्र के पास है, 20% राज्य के पास है और 25% जो है वो निजी है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा 75% और 25%। 25 जो है वो निजी कंपनियों के पास है, 75 जो है आपका 75% जो है वो आपका सरकारी है। सरकारी में आपका ये 2 भाग में टूटेगा, 55% केंद्र के पास है और 20% जो है वो राज्य सरकार का स्वामित्व है। और 20वीं पशु जनगणना के अनुसार जो कि 2019 में हुआ था तो झारखंड में मवेशियों की कुल संख्या 23.6 मिलियन मतलब 23.6 और गुना 10 लाख इतने मवेशियाँ जो है वो झारखंड में है। और झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है वो 182 ग्राम प्रतिदिन है। रांची तथा खरसावां में आपका एक सिल्क पार्क की स्थापना जो है वो प्रस्तावित है और देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। अब इसे कैसे याद रखिएगा, देखिए देवघर में है बाबा धाम और बाबा धाम में मिलता है पेड़ा और पेड़ा को हम लोग लाने के लिए घर लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक पार्क का जो स्थापना किया गया है वो आपका देवघर में किया गया है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और रांची और खरसावां में सिल्क पार्क, ये पार्क से संबंधित क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के सहयोग से रांची में एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। देखिए ये डिज़ाइन जो है ये भी रांची में प्रस्तावित है, जैसे कि आपका यहाँ पे सिल्क पार्क रांची और खरसावां में प्रस्तावित है, उसी प्रकार से ये डिज़ाइन इंस्टीट्यूट भी रांची में प्रस्तावित है। और हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, आप सभी परिचित है इससे। तो इसको पुलिस अकादमी में मतलब पुलिस एकेडमी में अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार की योजना है। और रांची में ही इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका मुख्य कार्य होगा अपराध अनुसंधान के लिए मतलब कि अपराध से संबंधित रिसर्च के लिए प्रशिक्षित बल को तैयार करना। तो आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल जो है वो रांची में है। डिज़ाइन की बात करें तो ये भी रांची में प्रस्तावित है।
अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक कैसे याद रखे थे, बाबा धाम से हम लोग प्रसाद जो है वो प्लास्टिक में लाते हैं, तो प्लास्टिक पार्क जो है देवघर में है। अगर सिल्क की बात करें तो आपका रांची और खरसावां में प्रस्तावित है। राज्य का प्रति व्यक्ति आय 86,060 रुपये है, जो कि प्रति वर्ष है, मतलब एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 86,060 रुपये अनुमानित है। और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टिकोण से झारखंड जो है वो 26वां स्थान रखता है, मतलब कि 28 राज्यों में 26वां स्थान, जो कि बहुत खराब स्थिति को बतलाता है। मतलब यहाँ निर्धनता काफ़ी ज़्यादा है। 2019-20 में झारखंड में बाल बजट की शुरुआत की गई। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड में बाल बजट की शुरुआत कब की गई, तो 2019-20 में। इसे कैसे याद रख सकते हैं आप? ऐसे याद रखिए, एडल्ट 18 साल, तो इसके बाद का साल है 19-20, तो बाल बजट जो है वो आया 19-20 में। जैसे ही 18 कंप्लीट हुआ 19-20 में बाल बजट आया। और झारखंड में जो बेरोजगारी दर है वो 3.4 है, आपको ये याद रखने होंगे। इसको ऐसे याद रख लीजिए कि झारखंड में हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो बेरोजगार है। तो तीसरा चौथा मतलब 3, 4 और बीच में पॉइंट दे दीजिए। झारखंड में हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो बेरोजगार है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का 42.16% जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे है, जो कि बिहार के बाद सबसे ज़्यादा है। तो बिहार में क्या है, 51.91%, जो कि सर्वाधिक है, और इसके बाद हमारा झारखंड का ही स्थान है। मतलब झारखंड में निर्धनता बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे हर 3-4 व्यक्ति जो है वो आपका बेरोजगार है। और आय की दृष्टि से, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखें तो झारखंड का स्थान 26वां है। झारखंड में सबसे निर्धन जिला चतरा है, फिर पाकुड़ है। तो आपको सिर्फ चतरा याद रखना है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा निर्धन जिला जो है वो चतरा है। ये परसेंटेज है 60.74%। अगर याद रहे तो ठीक, और नहीं याद रहे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना घुस के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये आप याद रखिएगा जरूर कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में झारखंड का 42.16% कुल जनसंख्या का निर्धनता सूचकांक से नीचे स्थान है। बेरोजगारी दर जो है वो 3.4 है, इसे भी आप लोग को याद रखने हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 86,060 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो कि बहुत कम है, और झारखंड का 26वां स्थान है। अगर सबसे कम निर्धन जिला की बात करें तो ईस्ट सिंहभूम और उसके बाद रांची, मतलब झारखंड का सबसे धनी जिला जो है वो आपका ईस्ट सिंहभूम है। तो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। झारखंड में भारत का 40% खनिज भंडार है। झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। हर 3-4 लोग बेरोजगार हैं, मतलब यहाँ बेरोजगारी दर जो है वो 3.4 है। वैश्विक बहुआयामी सूचकांक में 42.16% कुल जनसंख्या का निर्धनता सूचकांक से नीचे जीवन बसर करता है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 86,060 रुपया है, और झारखंड जो है वो 26वां स्थान रखता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। सबसे अधिक निर्धन जिला चतरा है, और सबसे धनी जिला जो है वो ईस्ट सिंहभूम है, मतलब सबसे कम निर्धन जो है ईस्ट सिंहभूम में है। अब हम लोग राज्य में नगरीय विकास को देखते हैं। तो ये जो डेटा होगा वो जनगणना 2011 में के हिसाब से होगा। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो इसके हिसाब से झारखंड का 24.0% जनसंख्या जो है वो नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। तो आपको 24.05 नहीं याद रहेगा, आप 24% याद रखिए। 24% जो है वो नगरीय क्षेत्र में निवास करता है,
और बचा हुआ 76% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। झारखंड में 24 ज़िले हैं और 24% जो है वो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। और भारत की अगर बात करें, भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की कुल आबादी का 32% जनसंख्या जो है वो नगरों में रहते हैं और जबकि 68% जनसंख्या जो है वो आपका गाँव में रहते हैं। तो आपको झारखंड जीके में ये 24% याद रखना है, 24 जिला 24%। ये डेटा आप याद रख सकते हैं। झारखंड में कुल शहरों की संख्या जो है वो 228 है और आपका जनसंख्या के हिसाब से शहरों को श्रेणियाँ दी गई है, मतलब श्रेणियों में विभाजित की गई है और उसके हिसाब से झारखंड में अलग अलग शहरों की संख्या है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको याद रखने होंगे। आप बस ये देख लीजिए कि अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है किसी शहर का तो उसको मिलियन शहर कहते हैं। 1 मिलियन मतलब वैसे भी 10 लाख होता है, तो 10 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो मिलियन शहर। अब 10 लाख से आपका देखिए 1 लाख से 10 लाख तो इसको क्लास 1 कहा जाता है। फिर 50,000 से 1 लाख क्लास 2 कहा जाता है। फिर आपका 20,000 से 50,000 मतलब 30,000 का डिफरेंस आपका क्लास 3 कहा जाता है। क्लास 3 में आप याद रखिएगा, क्लास 3 में 30,000 का डिफरेंस है 20,000 से 50,000 के बीच। और 10 से 20,000 के बीच आपका 4th श्रेणी में रखा जाता है। 5,000 से 10,000 के बीच जनसंख्या वाले को 5वें श्रेणी में और 5,000 से कम वाले को 6वें में। तो इसको आराम से याद रखा जा सकता है। 5,000 से 10,000 ये 5वें नंबर की होगी और अगर इससे कम है तो एक बढ़ा दीजिएगा, 6ठे नंबर की हो जाएगी। और 20 और 50 के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है, तो 30 ये तीसरे नंबर पर आप रख दीजिएगा। और ये 10 लाख से अधिक ये तो आपका पहला नंबर पे होगा। आप ये डेटा एक से दो बार आप ठीक से देख लीजिए। आपको ये याद रख लेना है, ये याद रख लेना है और ये याद रख लेना है। फिर 1 लाख से 10 लाख याद रहेंगे, 50,000 से 1 लाख भी याद रहेगा। फिर ये आप रख लीजिएगा याद, तो 10 से 20,000 और फिर आपका 5,000 से 10,000। तो ऐसे करके आप लोग इसे याद रख सकते हैं। कुल शहरों की संख्या 228 है। एक इम्पॉर्टेंट डेटा आप यहाँ पे आपका है, इसे आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। समृद्धि दर का मतलब होता है जीएसडीपी, जो झारखंड स्टेट की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल राजकीय घरेलू उत्पाद। तो इसमें जो वृद्धि होती है हर साल उसी को हम लोग समृद्धि दर बोलते हैं। अगर वृद्धि हुई है जीएसडीपी, जैसे अगर इंडिया लेवल की बात करें तो वहाँ पे जीडीपी कहलाती है और अगर स्टेट की बात करें तो वो जीएसडीपी कहलाती है। तो जीडीपी में जो आपका वृद्धि होती है तो उसी को हम लोग समृद्धि दर कहते हैं। अगर वृद्धि हुई है तो वो प्लस में होगा, मतलब यहाँ आगे माइनस नहीं लगेगा। और अगर वृद्धि ना होकर के अगर घट गया है तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। और जीडीपी और जीएसडीपी और जीएसवीए क्या होता है, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग भारत का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उस समय। तो आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के समृद्धि दर दिए गए हैं। समृद्धि दर का मतलब हुआ कि पिछले साल का जो जीडीपी है और इस साल का जीडीपी में कितना अंतर आया। अगर वृद्धि हुआ तो प्लस में और अगर वृद्धि नहीं हुआ तो माइनस, लेकिन कहलाता है समृद्धि दर ही। उसी प्रकार से एक जीएसवीए भी होता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो आपको समृद्धि दर और जीएसवीए में योगदान ये दोनों याद रखने हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के। इसे इजीली हम लोग याद रख सकते हैं। जीएसवीए में आप 22, 33, 44 ऐसे याद रखिए, 2, 3, 4 रिपीट कर दीजिए। 22, 33, 44 लगभग डेटा वही है। 21.8 मतलब 22 हुआ, 33.6 और आपका 44.6। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके आप लोग इसे बिल्कुल याद रख सकते हैं। आप लोग ऐसे याद रखिए 22, 33 और 44 और इसमें से 0.6 लगा देना है, इसमें भी 0.6 लगा देना है और इसमें आपको कम कर देना है 0.2 जो है वो कम कर देना है इसमें। और इसको कैसे याद रखा जाए आपका, तो इसका जो एवरेज अनुमानित दर जो है, आर्थिक समृद्धि दर एवरेज जो अनुमानित है 2022-23 में, वो आपका 8.5% है। तो प्राथमिक में इससे थोड़ा ज़्यादा 8.8 कर दीजिए, एक 7 है और एक 7.5 है। तो ये 3 डेटा है आपका, तो जिन्हें आपको
याद रखने होंगे। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए एवरेज जो है वो 8.5 है, 8.8, 7, 7.5 और इधर 22, 33, 44। इसमें आप 0.2 माइनस करिएगा तो 21.8, इधर 33.6 और इधर 33.6। तो आप आराम से इन डेटा को याद रख सकते हैं, लेकिन जब भी आप याद रखिए इकट्ठा याद रखिए इन सभी डेटास को। अलग अलग से अगर आप याद करते हैं तो आप भूल जाएंगे। जैसे आप अगर प्राथमिक का अलग से याद करते हैं, द्वितीयक का अलग से याद करते हैं, जीएसडीपी अलग से याद करते हैं और जीएसवीए अगर अलग से याद करते हैं तो पक्का आप एग्ज़ाम में भूल जाइएगा। इसे जब भी याद रखिए इस टेबल को याद रखिए। अब हम लोग 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड को देखेंगे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था वो 9.8 था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में जो वृद्धि की बात की जा रही है, उस वृद्धि में लक्ष्य जो है 12वीं में 10 था। आप ऐसे याद रखिए 11वीं में भी 10 ही था और 12वीं में भी 10 ही था। तो चूँकि 11वें में 2 1 है तो 2 1 जोड़ 1 आपका 2 होता है, तो 2 आप माइनस कर दीजिए 10 में 0.2 तो 9.8। आप ऐसे याद रख लीजिए इसको डायरेक्ट की लगभग 10% था दोनों में ही। 12वीं में एग्जैक्ट 10% था और 11वीं में लगभग 10% था। तो ये आपको ऑटोमेटिक ये डेटा आपको दिमाग में आ जाएंगे कि ये 9.8% है। जब ऑप्शन में आप देखिएगा उस समय आप मन में ये याद रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो जीएसडीपी में वृद्धि की दर का लक्ष्य रखा गया था वो 10% रखा गया था, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10% नहीं लगभग 10% था, तो वो 9.8 होता है। और झारखंड जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर प्राप्त किया वो आपका 7.2% है। तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा को फिर से रिपीट करते हैं। अगर हम लोग वृद्धि दर की बात करें, वृद्धि दर, तो अगर इसकी टोटल वृद्धि दर 8.5 थी, प्राथमिक में 8.8, सेकेंडरी में 7 और टर्सरी में 7.5। और उसी तरह से जीएसवीए की बात करें तो जीएसवीए में भागीदारी जो थी वो आपका 22, 33 और 44। 22 मतलब 21.8, 33.6 और 44.6। फिर अगर हम लोग बात करें पंचवर्षीय योजना में तो 11th 5 ईयर प्लान में आपका लक्ष्य जो है वो रखा गया था लगभग 10 मतलब 9.8 और 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जो लक्ष्य रखा गया था वो 10 रखा गया था और इसमें अचीव हुआ था 11th पंचवर्षीय योजना में आपका 7.2%। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 86,060 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो कि काफ़ी कम है और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से झारखंड जो है 26वां स्थान रखता है। और अगर वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में देखें तो 42.16% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन बसर करता है और राज्य का 3-4 लोग जो है, हर 3-4 लोग जो है बेरोजगार है। मतलब यहाँ पे बेरोजगारी दर जो है वो 3.4 है। 228 शहर है कुल मिलाकर के, 40% कुल खनिज का है। अगर मिलेनियम शहर की बात करें तो मिलेनियम शहर जो है आपका 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, तो वो आपका मिलेनियम शहर है या फिर मिलियन शहर है। और 1 लाख से 10 लाख का पॉपुलेशन है तो प्रथम श्रेणी में। अगर आपका 50,000 से 1 लाख के बीच अगर जनसंख्या है तो वो सेकंड श्रेणी में। अगर आपका 20,000 से 30,000 तो 20,000 से 50,000 तो इसके बीच का गैप 30,000 का है तो ये थर्ड श्रेणी में। 10,000 से 20,000 की बात करें तो ये फोर्थ में चला जाएगा, 5वें में। 5,000 से 10,000 के बीच तो ये 5th नंबर पे। और 5,000 से अगर कम हो तो ये आपका 6ठे नंबर की श्रेणी, शहरों की श्रेणी में आती है। तो 5 यहाँ पे 5th, 30 का अंतर है 3।
तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं ऑब्जर्व कर करके। अब हम लोग जो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वो बिल्कुल टॉपिक वाइज होगा। यह वीडियो आपका एक इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू था, जो कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो टॉपिक वाइज आपको वीडियो आएगा, आप इस चैनल से जुड़े रहें। आज का वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।